बहू के टुकड़ों पर पलता ससुराल। वैसे तो बहन जी हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। धीरज की नौकरी भी अच्छी है, 1.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह आ जाती है। बाकी हमारे गांव में भी जमीनें पड़ी हुई हैं। पापा, जमीन से याद आया, आपने वो 2.5 करोड़ की डील कर ली जो अंकल ने बताया था, एक सौदा। अरे बेटा, बस अब मैंने कुछ समय के लिए सारे काम एक साइड कर दिए हैं। अब तो तेरी शादी के बाद ही गांव जाऊंगा। पहले तेरी शादी जरूरी है, क्योंकि मेरे काम है लंबे। अगर एक बार गांव गया तो फिर 4-5 महीने तक लौटने वाला नहीं हूं। अब तू ये बता, तुझे राधिका पसंद है? हाँ पापा। तो भाई साहब, अब हमारे बेटे को तो राधिका पसंद है और हम दोनों को भी राधिका बिटिया बहुत पसंद आई है। अब आप पूछो राधिका से कि उसे धीरज पसंद है। मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है धीरज जी, बस मैं यही चाहती हूँ कि हमारा आगे आने वाला रिश्ता प्यार और विश्वास की नींव पर चले। मुझे जीवन में सब कुछ बर्दाश्त है, पर मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैंने आपसे अपने बारे में कुछ नहीं छिपाया। मैं चाहूंगी कि आप भी अपने बारे में मुझसे कुछ मत छुपाओ। राधिका, मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। राधिका और धीरज की शादी की बात पक्की हो जाती है। राधिका एक पढ़ी लिखी ऑफिस में जॉब करने वाली लड़की थी। शादी के बाद उसे लगा था कि अब शायद उसे नौकरी न करनी पड़े, क्योंकि जहां तक उसे बताया गया था उसके ससुराल वाले अच्छे पैसे वाले थे। पर राधिका को शादी के बाद अपने ससुराल वाले कुछ अजीब बर्ताव करते हुए दिखाई दिए। धीरज जी, आपने अपने ऑफिस से कितने दिन की छुट्टियां ली थी? आपका ऑफिस कब से है? क्यों, बोर हो गई हो क्या मेरे साथ सारा दिन रहने से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अरे बहू, वो जो कल सुमित्रा जी लिफाफा दे गई थी उसमें कितना शगुन था? 1100 रुपए थे मम्मी जी। अच्छा, जरा देना तो, मैं अपना बटुआ पता नहीं कहाँ रखकर भूल गई हूँ। तुम्हारे बाबूजी भी घर पर नहीं है। जी ये लीजिए। राधिका की सास ने रोजाना ऐसे ही बहाने बनाकर धीरे धीरे करके सारे आए हुए शगुन के लिफाफे ले लिए थे। राधिका को यह सब अजीब भी लग रहा था। शादी को 2 महीने होने वाले थे, पर आज तक उसने अपने ससुर को कभी गांव जाने की बात करते नहीं देखा था, और धीरज भी ऑफिस जाने का नाम तक नहीं ले रहा था। राधिका को अपने पर्सनल खर्चों की जरूरत आई। उसने धीरज से कुछ पैसे मांगे। धीरज जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना है। राधिका सॉरी, मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो गए, तुम माँ बाबूजी से मांग लो। ओके। राधिका अपनी सास से कुछ पैसे मांगती है। अरे बहू, मैंने तुम्हें बताया तो, मेरा बटुआ पिछले कुछ दिनों से मिल नहीं रहा। मैं तो खुद तुमसे पैसे मांग रही थी, वरना मैं अपनी बहू से पैसे मांगने वाली थोड़ी थी। बाबूजी, आपके पास कुछ कैश होगा या मेरे अकाउंट में दे दीजिए, मैं कैश निकाल लूंगी। अरे बहू, धीरज की शादी में बहुत खर्चा हो गया। कैश तो 1 रुपया भी नहीं है और अकाउंट में आने हैं। जमीन बिकने को लगा रखी है। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। घर में किसी के पास भी पैसे नहीं है। राधिका के अकाउंट में कुछ पैसे रखे थे। वो शाम को कुछ देर के लिए बाजार निकल गई। थोड़ी बहुत खरीदारी करके वो दुकानदार को पैसे कटवाने लगी तो वो चौंक गई। भैया, मैंने तो बस ये शैम्पू और पेस्ट वगैरह ही लिए हैं, आपने गलत बिल जोड़ दिया है शायद। गलत नहीं बहन जी, बिल्कुल सही जोड़ा है। आप धीरज की पत्नी हो ना, सुदर्शन जी की बहू? जी तो? आपके ससुर और पति ने तो मेरी दुकान पर आना ही छोड़ दिया है। मेरा फोन भी नहीं उठाते। 5,000 का उधार है, कई महीनों से देकर ही नहीं जाते। अब कायदे से देखा जाए तो आप भी अब उनके घर की ही सदस्य हो, तो 5 मेरे पिछले और अभी के 600 रुपए। भैया, मुझे शाम तक का टाइम दो, मैं आपके सारे पैसे लौटा जाऊंगी। मैडम जी, ऐसा हर उधार लेने वाला कहकर जाता है पर लौटाता नहीं है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उधार लेने के पीछे भागें। आप मुझे अभी सारा हिसाब करके जाओ। ठीक है भैया, मैं अभी देती हूँ आपको। मम्मी पापा से मांगना ठीक नहीं रहेगा, मयंक से पूछती हूँ। राधिका ने अपने छोटे भाई मयंक से बात की। मयंक की भी अभी नई नई नौकरी लगी थी। उसने तुरंत अपनी बहन के अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए। राधिका ने दुकानदार का उधार चुकाया और गुस्से में घर आई, पर घर का तो नजारा ही बदला हुआ था। सामने बिस्तर पर धीरज पैर पर प्लास्टर बांधे लेटा हुआ था। बहू कहाँ रह गई थी? ये देखो क्या हो गया, हमारे धीरज के पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 4 महीने का आराम बोला है। अचानक हड्डी कैसे टूट गई?
अरे ऊपर अलमारी में से अपनी कुछ पुरानी फाइलें निकाल रहा था, कल ऑफिस लेकर जानी थी। अचानक बैलेंस बिगड़ गया स्टूल का और मैं नीचे गिर गया। हमारे तो न जाने घर के गृह ही भारी हो गए हैं। धीरज को चोट लग गई और मेरी भी जो जमीन बिकनी थी गांव की वो भी सौदा नहीं हो पाया। पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। बहू, अगर बुरा ना मानो तो आज मैं एक बात कहूँ। जैसे तुम पहले नौकरी करती थी, क्या तुम वैसे अब भी नौकरी कर सकती हो? अच्छा तो नहीं लग रहा कि बहू कमाए और हम खाएं, पर मजबूरी है बहू। कोई बात नहीं, मैं कल से ही नौकरी ढूंढनी शुरू कर देती हूँ। आप टेंशन मत लो, मेरे होते हुए घर में पैसों की परेशानी नहीं आएगी। राधिका ने देखा कि धीरज के पैर पर प्लास्टर है और वो सचमुच कुछ समय के लिए ऑफिस नहीं जा सकता, तो उसने नौकरी ढूंढना ही सही समझा। और फिर अगले दिन से ही राधिका नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने लगी। राधिका को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी सैलरी भी 70,000 थी। राधिका को नौकरी का एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे कोई परेशानी भी नहीं आई। पर जैसे ही महीना हुआ, राधिका के ससुर ने खर्चों की लिस्ट राधिका के हाथ में थमा दी। राधिका बहू, ये मैंने इस पर्चे में सारे खर्चे लिख दिए हैं, तुम देख लो। तुम्हारी सैलरी तो आई गई है, कैसे खर्च करना है। बहू, थोड़े 5-7 हजार मुझे भी दे देना। वो क्या है ना, धीरज को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। डॉक्टर इसका चेकअप करेंगे। तुम तो ऑफिस में रहोगी, तो डॉक्टर के पास मैं अभी ही ले जाऊंगा। ठीक है बाबूजी, ये 60,000 रुपए है माँ जी, ये आप देख लो, इसमें से जो भी खर्चा है। ये 5 आप रख लो बाबूजी, बाकी मैंने अपने रोज के ऑफिस जाने के लिए थोड़े रख लिए हैं। ऐसे अगले 2 महीने तक राधिका अपनी सारी तनख्वाह अपने सास ससुर के हाथ में देती रही। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया। एक दिन राधिका को ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई, तो वो घर पहुंची तो देखकर दंग रह गई। जो पिक्चर उसके सामने बनाई गई थी वो तो झूठी थी, सच तो उसके सामने था। धीरज के पैर का नकली प्लास्टर एक साइड में सोफे पर रखा हुआ था। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत गुस्से में अपने मम्मी पापा को कॉल मिलाया और ससुराल आने को कहा। मेरे मम्मी पापा आ जाए, आप लोगों का फैसला मैं अब करूंगी। राधिका, वो सुनो तो सही, हम तुम्हें बताने वाले थे। शोर सुनकर पड़ोसी भी घर में आ गए। आप सब भी देख लो, ये है मेरे ससुराल वाले जो मेरे टुकड़ों पर पलते हैं। मेरे पति जो नकली एक्सीडेंट का बहाना बनाकर मेरी सैलरी लूट रहे थे। मेरे सास ससुर पति ये तीनों एक नंबर के धोखेबाज हैं। घटिया हो तुम तीनों, घटिया। राधिका का दुख आंसुओं से छलक गया। राधिका ने अपने पति और ससुराल वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए। कहीं न कहीं राधिका के माता पिता की भी इसमें यही गलती रही कि शादी के समय उन्होंने राधिका के ससुराल वालों के बारे में जांच पड़ताल नहीं की। पर आज के जमाने में शादी के लिए वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के बारे में पूरी जानकारी होना अनिवार्य है, ताकि धोखाधड़ी और ठगी से बचा जा सके। अरे तू सुन तो सही एक बार, खानदानी रईस लोग हैं। सुना है विजयगढ़ में बड़ा सा बंगला है इनका और नौकर चाकरों की तो भरमार है। तू एक बार लड़की की फोटो तो देख, आहा, एकदम राजकुमार लगता है। जरा पेट तो देखो इस राजकुमार का, अपनी रियासत से ही बाहर निकला जा रहा है। चल हट, पागल है तू, तुझे कुछ नहीं पता। अरे खाते पीते घर का है और थोड़ा बहुत पेट तो अमीर लोगों की पहचान होती है। अब मैं कुछ नहीं जानती, मैं बात पक्की कर रही हूँ। ओफो माँ, तुम भी ना हद करती हो। इतनी भी क्या आफत पड़ी है? मेरे इंटरव्यू का रिजल्ट तो आ जाने दो, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जॉब लग जाएगी। फिर ऐसे 36 राजकुमार मेरे आगे पीछे घुमाऊंगी मैं। लो सुन लो बात, ऐसे भी क्या नोट छापने की नौकरी मिलने वाली है तुझे? हैं? देख बिटिया, बड़े नसीबों से इतना अच्छा रिश्ता आया है, वो भी सामने से। हाँ तो आप भी सामने से ना बोल दो, क्योंकि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इतने अमीर लोग आखिर हमसे क्यों रिश्ता जोड़ना चाहेंगे? वो इसलिए क्योंकि उन्हें तू पसंद आ गई है पगली। भगवान का दिया सब कुछ तो है उनके पास, तो वो हमसे क्या उम्मीद रखेंगे? शिवानी की माँ अनीता ने बड़ी उम्मीद से ये बात कही तो एक बार को शिवानी भी सोच में पड़ गई और फिर हार मानकर उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी। लड़के का नाम अजय था, जो अपने खानदानी बिजनेस को संभाल रहा था और शिवानी उसे और उसके परिवार को पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। अरे ना बहन जी, हम तो इन सब टीम तामों के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल सीधे साधे तरीके से हमारी कुल देवी के मंदिर में शादी होगी। हमारा परिवार आपका परिवार और बस हो गया।
अरे इसका मतलब मैं तो बेकार ही सोच सोच कर घबरा रही थी। मुझे लगा आप लोग खानदानी रईस हैं। तो खानदानी रईस हैं तभी तो अपनी रईसी पर कभी घमंड नहीं किया बहन जी। शादी बारात में बिन बात का दिखावा तो वो लोग करते हैं जिनको नया नया पैसा हाथ लगा हो। हमें तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, दान दहेज की भी बिल्कुल चिंता मत करिएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे सिवाय हमारी प्यारी बहू के। सच में जाने कौन से पुण्य किए होंगे मेरी शिवानी ने जो आप जैसे भले और खानदानी लोगों से नाता जोड़ने जा रहा है। इसका बड़ी किस्मत वाली है मेरी शिवानी। ये सब देखकर शिवानी को भी लगने लगा कि वाकई किस्मत उस पर मेहरबान है। और फिर सच से उसका सामना तब हुआ जब वो अजय से शादी करके अपने ससुराल पहुंची। सुनिए, ये लोग हमारी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हैं? वो ये गाड़ी तो हमने अरे बहू, वो गाड़ी में कुछ दिक्कत आ गई है तो ठीक कराने को भेजी है। तुम चलो ना अंदर। अपने ससुराल की तरफ बढ़ते हर कदम के साथ शिवानी के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही। लेकिन असल में उसके सामने बड़ा सा बंगला तो था, लेकिन उसकी हालत किसी पुराने खंडहर जैसी हो रखी थी, जिसकी रखवाली कर रहा चौकीदार बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। आओ बहू, इनसे मिलो। ये है नौचंदी काका। मैं बहुत छोटा था जब से ये हमारे घर की रखवाली कर रहे हैं। काका, अरे ये है अजय की बहू। अरे आशीर्वाद दो। क्या बोले? कौन है? अरे आप भी ना जानते हैं काका की उम्र हो गई है, फिर भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब चलो बहू, तुम अंदर चलो। ये कहकर दमयंती उसे सीधे घर के मेन गेट से अंदर ले आई। अंदर का नजारा देखकर तो शिवानी को मानो सांप ही सूंघ गया। मेहमानों के नाम पर अंदर कोई भी नहीं था। फिर शिवानी को आराम करने उसके कमरे में भेज दिया गया। और फिर उफ, कितनी गर्मी है। अब फैन तो है नहीं, लगता है एसी होगा, पर वो है कहाँ? क्या हुआ शिवानी, कुछ चाहिए तुम्हें? जी, वो एसी का स्विच ढूंढ रही थी। कहाँ है? क्या कहा? एसी का स्विच? वो तो तब होगा ना जब एसी होगा। हैं? हमारे रूम में एसी नहीं और फैन भी नहीं लगवाया आपने? अजय शिवानी के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही उसकी सास दमयंती कमरे में आ गई और टोकते हुए बोली, ये एसी, पंखे, कूलर सब फालतू के चोचले हैं बेटा। असली मजा तो ताजी हवा में है। देखो ना कितना बड़ा आंगन है हमारा, ऊपर खुली छत भी है। हम सब तो वहीं पर सोते हैं। पर माँ जी, मैं बाहर कैसे? अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। नई बहू हो तो तुम्हें तो कमरे में ही रहना पड़ेगा कुछ दिन। ऐसा करो, ये कमरे की खिड़कियाँ खोल लो सारी, फिर देखना ताजी हवा अंदर आएगी और बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी तुम्हें। और सबसे पहले तो तुम ये भारी भरकम कपड़े बदल लो, ठीक है? ये कहकर दमयंती कमरे से चली गई और शिवानी अजय से कुछ पूछ पाती उससे पहले वो भी वहाँ से खिसक लिया। शिवानी के मन में कई सवाल थे, लेकिन फिलहाल उसने चुप रहना ही ठीक समझा। और फिर अगले दिन रसोई में, उठ गई बहू, लो ये चाय ले जाकर बिरजू काका को दे आओ। वो वहाँ बाहर बैठे होंगे तुम्हारे पापा जी के साथ। जी, वैसे बिरजू काका हमारे खानदानी रसोइया हैं। कई पीढ़ियों से उनका परिवार हमारी रसोई संभालता आया है। अच्छा, पर चाय तो आप बना रही हैं माँ जी, फिर वो? अरे अब उनकी उम्र हो गई है तो उनसे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता, और उनके बच्चे भी सब बाहर निकल गए हैं। अब तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से बाहर चाय दे आओ। अब पापा जी की चाय? वो चाय नहीं पीते, शुगर बढ़ी रहती है ना उनकी। तुम बस बिरजू काका को दे आओ। शिवानी ने गौर किया कि उसके ससुराल में हर काम के लिए अलग अलग खानदानी नौकर तो मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपने काम नहीं कर रहा था। उल्टा परिवार के लोग ही उनकी खातिरदारी में लगे थे। ऊपर से सहूलियत के नाम पर भी घर में कुछ नहीं था। रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर खाना पक रहा था। इस सब के चलते धीरे धीरे शिवानी का सब्र जवाब दे रहा था। और फिर एक दिन, सुनिए, आप आज भी ऑफिस नहीं जाएंगे क्या? ऑफिस? कौन सा ऑफिस? अरे आपका ऑफिस, जहाँ से आप अपना बिजनेस संभालते होंगे। माँ ने शादी से पहले बताया था कि आप अपना खानदानी बिजनेस संभालते हैं। संभालता नहीं था, संभालने की कोशिश कर रहा था, और जब नहीं संभला तो छोड़ दिया सब। है? ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ना आप ऑफिस जाते हैं और ना ही पापा जी कुछ करते हैं। घर की हालत भी एकदम बेकार है, और ये सारे नौकर ये हमारे घर के मालिक क्यों बने बैठे हैं? देखो शिवानी, मुझे बहुत नींद आ रही है, तो तुम ना अपने ये सवाल जवाब जाकर किसी और से करो, और भगवान के लिए मुझे सोने दो। ये कहकर अजय ने चादर तानी और अगले ही पल खर्राटे लेने लगा। लेकिन अब शिवानी चुप रहने वाली नहीं थी। वो सीधा अपनी सास दमयंती के पास गई और भड़कते हुए बोली, माँ जी बस, अब बहुत हो गया। मुझे आप अभी के अभी सब कुछ सच सच बताइए। आखिर आप लोगों ने मेरी माँ से झूठ क्यों बोला? क्यों धोखा दिया मुझे? बोलिए, आप लोग खानदानी रईस नहीं है। अरे रईस ही छोड़िए, यहाँ तो 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हैं।
नहीं बहू, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। हाँ, शायद आपको ये गलतफहमी जरूर है कि मैं इतना बड़ा धोखा यूं ही बर्दाश्त कर लूंगी। अरे मैं पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की हूँ, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं। नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो। रुको दमयंती, अब बस करो। हमें बहू को सब सच बता देना चाहिए। बहू, सच कहा तुमने। तुम्हारा ससुराल खानदानी रईस नहीं बल्कि खानदानी गरीब है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ। ये जो बाहर सब नौकर चाकर देख रही हो ना, हम इन सबके कर्जदार हैं। इनकी कई सालों की तनख्वाह हम पर बकाया है। तुम जिस गाड़ी में बैठकर अपने मायके से विदा हुई, वो भी हमने कुछ घंटों के लिए उधार ली थी। और इन हालात का जिम्मेदार पूरी तरह से मैं हूँ बेटा। मैं ना तो अपने खानदानी बिजनेस को डूबने से बचा सका और ना ही अपने बेटे को ऐसी परवरिश दे सका कि वो हमें इस गरीबी से उबार सके। लाख कोशिश करके भी हम इस गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। नाते रिश्तेदारों ने तो कब का मुंह मोड़ लिया था। तब हमें तुम्हारे बारे में पता चला। हमें मालूम हुआ कि तुम एक मेहनती, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हो। हमें लगा कि हमारे अजय को तुम ही सुधार सकती हो और बस हमने इसीलिए झूठ बोला। हमारे पास कुछ भी नहीं है बेटा। बिजनेस पहले ही डूब चुका है। बस ये खानदानी घर बचा था, लेकिन हम इसे भी बिकने से नहीं बचा पाएंगे। क्या ये घर? हाँ, ये घर बहुत जल्दी बिकने वाला है। कर्जदारों का कर्ज चुकाने के लिए हमें ये करना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है अब। ये कहकर दमयंती फूट फूट कर रोने लगी और ये देखकर शिवानी का मन भी भर आया। उसने कुछ कहा नहीं और अपने कमरे में वापस आकर कुछ सोचने लगी। फिर अगले दिन, शिवानी रुको, मुझे मालूम है कि तुम हमसे नाराज हो, पर शादी के बाद यूं अकेले मायके जाना अच्छा नहीं लगता। मैं अजय को बोलती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। मैं मायके नहीं जा रही हूँ माँ जी। तो फिर कहाँ जा रही हो बेटा? अपने घर को बचाने। ये कहकर शिवानी घर से निकल गई। शादी से पहले जो उसने इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट आ चुका था और शिवानी को एक बढ़िया सैलरी के साथ जॉब ऑफर हुई थी और अब उसी नौकरी की बदौलत वो अपने गरीब ससुराल के हालात सुधारने वाली थी, क्योंकि वो जानती थी कि भले उसके ससुराल वालों ने उससे झूठ बोला, लेकिन वो सभी उसे दिल से प्यार करते थे। शिवानी ने अपनी जॉब में जी तोड़ मेहनत की और कुछ ही दिनों में अपने ससुराल का पूरा खर्चा उठा लिया। ये देखकर अजय को भी शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर शिवानी की मदद से उसने भी एक नया स्टार्टअप किया।